हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी। स्वागत करते हो सभी का प्री नर्चर बैच में क्लास 9th, राइट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट, दैट इज सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज है अपना लेक्चर 3। आई होप आप सभी एकदम अच्छे हैं एंड अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सेशंस। जल्दी से मुझे हाय लिख दीजिए इन द चैट बॉक्स। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था और आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले आज के सेशन में। मैं आपको 3D डायग्राम्स के साथ भी ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाने वाली हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, किस तरीके से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, मतलब देर आर अदर फिनोमिना ऑल्सो रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि प्लाज्मोलाइसिस हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ओके बच्चों, यस, ओके। चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों। हमने पहले तो सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि सेल थ्योरी किस तरीके से काम करती है, सेल थ्योरी में क्या क्या होता है। तो सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि श्लिडन एंड श्वान, श्लिडन एंड श्वान टुगेदर क्या बोले थे कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल लिविंग organisms are made up of cells. All living organisms are made up of cells. उसके बाद में वर्चाऊ भैया आए और वर्चाऊ भैया ने क्या कहा। वर्चाऊ भैया ने ये कहा कि जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑल लिविंग सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई ना कोई सेल पहले आया होता है, उसके बाद में नया सेल आता है। हेलो दिव्यांशी, गुड आफ्टरनून, आपका पहला लेक्चर है ये। तो वर्चाऊ भैया के अकॉर्डिंग ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। All cells arise from pre-existing cells. Okay. Welcome, welcome to this batch. This is your कृषि दीदी। ठीक है, आप मुझे दीदी बुला सकते हो, बिकॉज मैं आपको उस तरीके से ही समझाने वाली हूँ, उस तरीके से ही गाइडेंस देने वाली हूँ जैसे आपकी कोई बड़ी दीदी हो या बड़ी बहन हो। ठीक है, यस। तो ये वाला है सेल थ्योरी के बारे में, हमने जो पिछले सेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया था। उसके बाद में वी सॉ कि यार डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो सेल के शेप, सेल के साइजेस, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने ये देखा था, वी डिटरमाइंड कि सेल का शेप एंड सेल का साइज डिफर करेगा। सेल शेप एंड सेल साइज विल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ
इट्स फंक्शन, कि फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर मैं स्मूथ मसल, देखो यहाँ पे ना आपको कुछ सेल्स का शेप याद होना चाहिए। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे उस अकॉर्डिंग ना आंसर्स चाहिए इन द चैट बॉक्स। हेलो आस्था, स्मूथ मसल सेल, आपका भी शायद पहला लेक्चर है आस्था। यस, स्मूथ मसल सेल बताइए, स्मूथ मसल सेल के बारे में। स्मूथ मसल सेल कैसा दिखता है, इसका शेप क्या रहता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्मूथ मसल सेल हैज डैश शेप। बताइए, स्मूथ मसल सेल का शेप बताएंगे सारे बच्चे। फिर उसके बाद में हमें ये भी पता होना चाहिए स्पर्म के पास क्या प्रेजेंट रहता है, इट हैज डैश स्ट्रक्चर, जिससे वो मोटिलिटी कर सकता है। फिर आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, इसका भी पूछते हैं शेप इन द एग्जाम। बताइए इसका आंसर। इफ यू ऑल नो से यस, इफ यू ऑल डोंट नो से नो। यस, राउंड शेप तो है, बट अगर हम प्रॉपर बात करें ना तो इसके पास बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर रहता है। ये आपको लिख के आना है जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे या कोई एमसीक्यू में पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका शेप कैसा रहता है। बाइकॉन्केव इन नेचर होते हैं ये, ठीक है, बाइकॉन्केव इन नेचर होती है। ये स्पर्म मूव कैसे कर पाता है, मेरा क्वेश्चन ये है, ये मूव कैसे कर पाता है, उसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसे मूवमेंट में मदद करता है। बिकॉज एग यहाँ पे, स्पर्म यहाँ पे, स्पर्म को जाना है टुवर्ड्स एग, कैसे जा पाता है ये, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश एवरीवन। ये बाइकॉन्केव रहता है। आपको बाइकॉन्केव मतलब क्या, ये मैं आपको समझाऊंगी, पूरा 3D डायग्राम के साथ मैं आपको समझाऊंगी। स्पर्म के बारे में बताइए, स्पर्म के पास टेल है, क्या है इसके पास, इसके पास टेल है जिससे ये मूवमेंट कर सकता है। स्मूथ मसल सेल के बारे में बात करते हो। स्मूथ मसल सेल इज नैरो या तो टेपरिंग टूवर्ड्स एंड, नैरो या तो टेपरिंग टूवर्ड्स एंड। क्लियर है? यस, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप एंड सेल साइजेस वो डिफर करेगा कि कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। क्या सभी ने नोट डाउन कर लिया अपने नोटबुक में? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सभी के अलग अलग शेप और सभी के अलग अलग साइजेस होंगे। अच्छा, क्या सारे सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं? चलो मैं अभी आपको क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑल सेल्स आर
माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ट्रू और फॉल्स? बताइए। मैं आपको अभी वो सेल्स का शेप एंड साइजेस भी दिखा देती हूँ। स्मूथ मसल सेल देख लेते, ब्लड सेल देख लेते, एग और स्पर्म भी देख लेते। चलिए, स्मूथ मसल आ चुका है। देख रहे हो स्मूथ मसल कैसा? ये नैरो है ना टूवर्ड्स एंड, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप्ड। क्या कहते हैं इसे? स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। ये शेप का एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, देख लिया ये। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये अपना आरबीसी है, ये अपना आरबीसी है। देख रहे हो यहाँ पे आरबीसी कैसा दिख रहा है? ये राउंड तो है बट राउंड में ये बीच में क्या है? ये बीच में ऐसा गड्ढा है, दैट इज कॉल्ड एज बाई कॉनकेव। बाई क्यों बोल रहे हैं? बाई मतलब दो, राइट? बाई मतलब दो। तो ये ऊपर के साइड में भी दबा हुआ है, देख रहे हो? ये ऊपर के साइड में भी दबा हुआ है एंड ये नीचे के साइड में भी दबा हुआ है। तो बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव यानी क्या? कि जब दोनों जगहों पे गड्ढे हो, इसे हम कहते हैं बाई कॉनकेव इन नेचर। ठीक है, तो ये है अपना आरबीसी। समझ में आ रहा है सभी को? दिख रहा है? ये अपना आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, बाई कॉनकेव इन नेचर। फिर स्पर्म देखते हैं। स्पर्म के पास ये पूंछ होती है, दैट इज कॉल्ड एज टेल। क्या कहते हैं इसे? टेल कहते हैं। देख रहे हो ये कैसे जा रहा है? ये जा रहा है ना, ये एग के पास जा रहा है। तो ये एग के पास कैसे जा पाता है? बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द टेल, दैट इज कॉल्ड एज द टेल। इससे वो जा पाता है, ट्रैवल कर पाता है। ओके, समझ में आया सभी को? मुझे चैट बॉक्स में यस और नो बताएंगे। ओके, ठीक है। अब आगे जाते हैं, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टेक्स्ट बुक में आ जाइए। देखो यहां तक हमने सारी चीजें कवर कर ली, शेप, साइज, फंक्शन, राइट? अब यहाँ पे आ जाओ, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब आप किसी भी सेल के बारे में बात करो, प्लांट सेल के बारे में बात करो, एनिमल सेल के बारे में बात करो, सभी के पास ये मेम्ब्रेन तो जरूर रहेगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी तक हमने जो पढ़ा ना, वो था अबाउट सेल, वो था अबाउट सेल, कि सेल ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, बट सेल के अंदर भी देयर आर
टू मेनी स्ट्रक्चर्स, उसके पास भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियस होगा, उसके पास वैक्यूल्स होंगे, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके पास गोल्गी, लाइसोसोम्स, ये सारे जो होते हैं ना, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें होती है इनसाइड द सेल। और वो सब स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एवरीवन इन द चैट बॉक्स? सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज यस, ऑल सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। तो यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज हमें पता है एग, एग्जाम्पल एग सेल, अभी मुर्गी का अंडा जो है, ये अंडा क्या है? अंडा इज ऑल्सो अ सेल, एग सेल एक सेल है, स्पर्म एक सेल है, राइट? तो जरूरी नहीं कि सारे सेल्स माइक्रोस्कोपिक होंगे। वो तो आपको दिख रहा है ना, अंडा तो दिख रहा है, तो दिख रहा है मतलब वो माइक्रोस्कोपिक थोड़ी हुआ। तो सारे सेल्स माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। सो आंसर विल बी फॉल्स। वेरी गुड दिव्यांशी, इसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, इसे कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब वो कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है इनसाइड द सेल। कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब ये सेल ऑर्गेनल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, तो उसके पास क्या एब्सेंट होता है? कौन सी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है एवरीवन इन द चैट बॉक्स? उसके पास एक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। वो कौन सी मेम्ब्रेन है? Which membrane is absent in case of animal cell? Very good. It is cell wall. Cell wall is absent. Cell wall is absent. Whereas यहाँ पे सेल वॉल ही होता है, सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट। क्या इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है? ये याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हम यहाँ पे सारे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स अभी से नहीं लिखने वाले, बिकॉज यू ऑल डोंट नो, राइट? न्यूक्लियस आपको पता नहीं है इतना, वैक्यूल पता नहीं है, तो पहले से मैं लिख दूंगी तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा और एकदम बर्डन आ जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी खाली दो ही मेम्ब्रेन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी रहेगा एंड इसमें भी रहेगा। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। चलिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन मेरे तरफ से। आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में,
बताइए इसका आंसर, विच मेम्ब्रेन? यस आस्था, बराबर है, बट हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? जब हम लोग वैक्यूल करेंगे ना, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट. व्हाट विल बी द आंसर योर? हेलो सात्विक, ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको ये एमसीक्यू पूछा है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे. दिव्यांशी का आंसर आ चुका है, सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे. Divyanshi says option D. Asta says option D. Satvik also option D. Very good. Everyone says option D and option D is the correct answer. Option D यहाँ पे correct answer होगा. That is both A and B. सेल मेम्ब्रेन को ही तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. सो यहाँ पे आंसर होगा दोनों. That is both A and B. एंड एनिमल सेल में लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब लास्ट वाली मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे कोई सेल वॉल करके मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में देखी जाएगी. तो प्लांट्स में अगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई मैं कर लूं कि यहाँ पे मैं प्लांट सेल कर दूं, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर प्लांट सेल में कर दूं तो आपका आंसर क्या होगा प्लांट सेल में? तो आपका आंसर क्या होगा प्लांट सेल में? ऑप्शन कौन सा? वेरी गुड. इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल. सेल वॉल के बाद में फिर उनका मेम्ब्रेन रहेगा, दैट इज, देखो ये सेल वॉल रहेगा, फिर उसके बाद में देयर विल बी मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट्स. बट एनिमल्स में कैसा है? डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, चलिए अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चलो शुरू करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डैश परमिएबल मेम्ब्रेन है. बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है कि फ्रीली परमिएबल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल कि फ्रीली परमिएबल? सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे मेरे साथ. नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लेकर बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन करवाने वाली हूँ. बताइए.
outermost layer in animal cells, right? फिर it is very good दिव्यांशी, selectively permeable. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब समझो, इट विल अलाउ ओनली सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड द सेल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहती हूँ आपको, एक तरफ मंदिर है और एक तरफ घर है। अब मंदिर में तो कोई भी जा सकता है, फिर वो चोर हो, वो कोई गरीब हो, वो कोई अदर कास्ट का हो, कोई भी जा सकता है मंदिर में, राइट? घर में कोई भी आ सकता है, ऐसे अनजान व्यक्ति डायरेक्ट डोरबेल बजाएगा और आप आने दोगे अंदर? नहीं आने दोगे ना। आप पूछोगे कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए, आप क्यों आए हो, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट मंदिर में ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। सो मंदिर इज फ्रीली परमिएबल, जहां पे जिसको आना है आ सकता है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब घर है, यहाँ पे सिलेक्टिव मेंबर्स को ये एंट्री मिलेगी, सभी को एंट्री नहीं मिलने वाली। सो दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या होता है, जो अपना सेल है, ये सेल में कोई भी नहीं आ सकता, एयर वगैरह नहीं आ सकता, उसको आना रहेगा तो वो मेम्ब्रेन खुद डिसाइड करेगा कि उसको आने देना है कि नहीं आने देना है, ठीक है। सो दैट इज द रोल ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देगी। ये आपको क्वेश्चन आता है, गिव रीजन में आता है ये, इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव रीजन। सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा गिव रीजन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वेश्चंस भी लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देती जाऊंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। गिव रीजन, तो आप तभी क्या बोलोगे, एनसीईआरटी खोलो। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. यही चीज हमने पढ़ी कि ये क्या करेगा, ये outermost layer जैसे बिहेव करेगा in case of animal cells, in case of animal cells, जो कि आउटर एनवायरमेंट को अलग रखेगा फ्रॉम द इनर एनवायरमेंट, क्योंकि इनर एनवायरमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। आउटर एनवायरमेंट में हो सकता है ब्लड हो या दूसरी चीजें हो, तो उसको अलग रखने के लिए, ताकि सारी चीजें सेल के अंदर ना घुस जाए, इसलिए देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट। देखो ये आपका आंसर होना चाहिए जब वो गिव रीजन पूछे, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। वो गिव रीजन का आंसर ये रहा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट of some materials in and out of the cell. It prevents movement of some other materials. The cell membrane, therefore, it is called as the selectively permeable membrane. आंसर मार्क कर लीजिए सारे बच्चे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों हम सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिव पार्टिकल्स या सिलेक्टिव मेंबर्स को ही आने देगा और जाने देगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Okay, how does the movement of substances takes place into the cell? How do substances move out of the cell? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसके ऊपर there are certain channels रहते हैं जिसके थ्रू वो चीज आ सकती है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर आना होगा, तो ये अलाउ करने के लिए वो प्रॉपरली मूवमेंट देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास होना है H2O मॉलिक्यूल को, ये वाटर मॉलिक्यूल को, तो वाटर मॉलिक्यूल फिर वो देखेगा कि सिलेक्टिवली परमिएबल है कि नहीं,
मतलब इसको एंट्री देना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम है, सोडियम आयन को अंदर आना है, सोडियम आयन को अंदर आना है, तो यहाँ पे ना चैनल्स बने होते हैं। ये चैनल मतलब दरवाजे आप समझो, ये क्या है, ये दरवाजे, ये दरवाजे जो होंगे ये दरवाजे ऐसे क्लोज रहेंगे, बट जब ये कुछ पर्टिकुलर आयंस के लिए वो स्पेशल एंट्री नहीं होती, अभी नवरात्रि शुरू होगा तो या कोई पार्टी में देयर आर सर्टेन पासेस, राइट, वो पास दिखाओगे तो ही एंट्री मिलेगा, पास नहीं दिखाओगे तो आप बाहर ही पड़े रहोगे, राइट। तो वैसे ही ये सभी को ना ऐसा पास सिस्टम रहता है। H2O को पास दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई मैं यही का इंसान हूं तो फिर आने देंगे। ये सोडियम आयंस को भी ऐसा पास दिखाना पड़ता है, फिर जाके ये दरवाजे पहले जो बंद है उसको खोले जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चैनल सिस्टम। तो सोडियम के लिए सोडियम चैनल रहता है, पोटेशियम आयन के लिए पोटेशियम चैनल रहता है, वाटर को भी ऐसे अलग चैनल से लिया जाता है, एक्वापोरिन्स करके रहता है। सो देयर आर मेनी मेनी चैनल्स एंड कुछ पोर्स रहते हैं जिससे ये सारी जो चीजें हैं जो सेल के बाहर है उसको अंदर लिया जाएगा। एंड सेम गोज विथ अगर सेल के अंदर आ गए और फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम को बाहर निकलना है, ठीक है, पोटेशियम को भी बाहर निकलना है, तो सेम यही दरवाजे के थ्रू वो बाहर निकलेगा। फिर से उसको पास दिखाना पड़ेगा कि मुझे भी बाहर जाना है, तो फिर ये जो दरवाजे है वो ऐसे ओपन हो जाएंगे, ये चैनल जैसा ओपन हो जाएंगे जिससे ये बाहर निकल सकेगा। तो एंट्री और एग्जिट सिलेक्टिव परमिएबल से चलता है, सिलेक्टिव मेंबर्स को ही अंदर आने मिलता है, सिलेक्टिव मेंबर्स को ही बाहर जाने मिलता है। एंट्री एंड एग्जिट इज परमिटेड फॉर सिलेक्टिव मेंबर्स ओनली, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म एक ही है क्या? देखो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था वैसे, बट कोई बात नहीं, हम फिर से भी इसको समझ सकते हैं। इसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आपने पूछा आस्था। जो भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिए। ये मैंने सेल बनाया और सेल के बीच में मैं जो बना रही हूँ दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल है और सेल के बीच में क्या है, ये है न्यूक्लियस। अब सेल के पास अपना फ्लूइड रहता है और वो फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट। तो सेल के पास खुद खुद के ऑर्गेनल्स होंगे, ये जैसे कि न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल हो गया, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैसे वैक्यूल होगा, वैसे गोल्गी होगा, फिर ईआर होगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स रहेंगे और ये सब ऑर्गेनल्स के बीच में एक स्विमिंग पूल बहता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, राइट। वो फ्लूइड रहता है जो कि सारे सेल ऑर्गेनल्स के बीच में बहता है एंड दैट fluid is called as cytoplasm, cytoplasm। अब न्यूक्लियस के अंदर भी जो डीएनए मटेरियल है, अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए रहता है। अब वो डीएनए के आजू बाजू भी देयर इज फ्लूइड और वो फ्लूइड का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो फ्लूइड का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने दो तरीके के फ्लूइड समझे, एक तो समझा कि यार न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड जो होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड सेल का जो फ्लूइड है दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। बट अगर मुझे पूरे सेल का एज अ होल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस के फ्लूइड को भी गिनती में करना है तो व्हाट विल आई कॉल, मैं अलग अलग नहीं बुला सकती, मैं साइटोप्लाज्म अलग बुलाऊं, मैं न्यूक्लियोप्लाज्म अलग बुलाऊं, क्यों बुलाऊं, अलग अलग क्यों बुलाऊं, मुझे एक ही टर्म यूज करना है। देन आई विल यूज प्रोटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे उसे, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म यानी क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को हम टुगेदर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का दूसरा नाम प्रोटोप्लास्ट भी होता है। प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट आर द सेम थिंग, अलग अलग नहीं है। समझ गया सभी को, यस और नो। तो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मूला लिख दो, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस
cytoplasm. Is this understood? एंड क्या कोई बता सकता है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था बताइए? वेरी गुड सात्विक, दिव्यांशी. इट इज परकिंजे. परकिंजे पी से, प्रोटोप्लाज्म पी से, ऐसे याद रखना है. ठीक है, चलिए आ जाइए आगे का पैराग्राफ डिस्कस करते. सम सब्सटेंसेस मूव like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called as diffusion. अब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मजा आएगा, भी मजा आएगा, एकदम मजा आएगा. बट कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे ना, आई कैन गारंटी आपको बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा. चलो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर अपन टेक्स्ट बुक देखेंगे. टेक्स्ट बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में लिखा गया है, जो कि पढ़ेंगे तो अपने को चक्कर आ जाएगा. ठीक है, तो अपने को चक्कर नहीं खाना, हम लोग बहुत ही एकदम सिंपल वे में पढ़ेंगे. अभी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पहले समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ऑस्मोसिस और क्या कहना चाहते हैं डिफ्यूजन. पहले तो ऑस्मोसिस के बारे में समझ लो, फिर डिफ्यूजन पढ़ेंगे. ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में होता है. हमेशा हमेशा ऑस्मोसिस का एक बहुत बड़ा कंडीशन है कि ऑस्मोसिस सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन नहीं होगा. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा. तो सबसे पहला कंडीशन तो लिख लो आप कि ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस ओनली व्हेन selectively permeable membrane is present. मेरे साथ नोट्स भी बनाना है आपको. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन शुड बी प्रेजेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये जो पिंक कलर का मैंने बनाया, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ वो सिलेक्टिव मेंबर्स या मॉलिक्यूल्स को आने जाने दे. अब देखो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये वाटर को तो आने जाने देगी ही ऑब्वियसली, राइट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, दोनों जगह वाटर डाल दिया. दोनों जगह मैंने वाटर डाल दिया. अब मैं इसमें कुछ सल्यूट भी डालूंगी, कुछ सल्यूट भी तो डालूंगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे
शुगर मॉलिक्यूल्स डालना चाहे। तो इस केस ए और केस बी, ये केस ए है और ये केस बी है। केस ए में मैं शुगर डाल रही हूँ, दोनों में वैसे मैं शुगर डालने वाली हूँ, बट मैं केस ए में ज्यादा शुगर डाल रही हूँ और केस बी में कम शुगर डाल रही हूँ। ठीक है, अब ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें मुझे बताइए कि किस तरीके का मूवमेंट होगा। यू हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन ए है कि ए टू बी जाएगा मूवमेंट, एंड ऑप्शन बी है बी टू ए जाएगा। आप खाली अटेम्प्ट करिए, आप ये मत सोचिए कि मेरा आंसर राइट होगा कि रॉन्ग होगा, आप खाली सोचिए और मुझे आंसर दीजिए। हो सकता है वो रॉन्ग हो सकता है वो राइट हो। अगर रॉन्ग होगा तो हम लोग समझेंगे कि क्यों रॉन्ग हुआ, राइट हुआ तो वेल एंड गुड, राइट। बट हेजिटेट मत करना कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूं। ठीक है, एज आई सेड, वी आर हियर टू लर्न, वी आर नॉट हियर टू जज। एंड मैंने पहले ही बोल दिया कि आई एम योर कृषि दीदी। दीदी मतलब समझ ही लो कि मैं आपकी बड़ी बहन हूं। मैं यहाँ पे टीचर बनने नहीं आई हूँ जो आपको ऐसे ऐसे डांटे। हम लोग यहाँ पे चीजों को समझने आए हैं, राइट, चीजों को समझने आए हैं। तो एकदम आराम से आप सोच कर मुझे बताइए कि ए टू बी होगा कि बी टू ए होगा। मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, ए टू बी के बी टू ए? क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली देखो, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें पानी का ही मूवमेंट हो सकता है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते। शुगर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते कि यहां से यहां चले गया, यहां से यहां चला गया। पानी ही मूव कर सकता है यहाँ पे। तो ए टू बी जाएगा कि बी टू ए जाएगा? ध्यान से सोच के आंसर दीजिए, ए टू बी जाएगा कि बी टू ए जाएगा? ए टू बी जाएगा। आस्था सेज ए टू बी, दिव्यांशी सेज ए टू बी। और कोई आंसर? सात्विक, आपका आंसर क्या है? ए टू बी। देखो, ए टू बी इज द रॉन्ग आंसर, बी टू ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझिए इसमें क्या हो रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज वॉट? एवरीवन, पहले तो ये बताइए, वाटर इज वॉट? सल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन। ये तीन चीज पता होगी आप सभी को। सल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन। सल्यूट पिछले केस में क्या था? सल्यूट क्या था, सॉल्वेंट क्या था, एंड सोल्यूशन क्या था? What was the solute in the previous case? Yes, solute is sugar. Solute is sugar. Solvent is water. And solution is sugar solution.
अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन वाला फिनोमेना है ना, हम लोग सिर्फ बोलते रहते हैं डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, पर किस चीज का कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ध्यान में रख रहे हैं। जैसे कि जहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, बहुत ज्यादा मैंने चीनी यहाँ पे डाल दी और इसमें थोड़ी सी कम चीनी डाली है, तो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चीनी है, ज्यादा सल्यूट पार्टिकल्स है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पानी है ये इसमें डाल देंगे, तो पानी का मूवमेंट होता है, पानी का मूवमेंट होगा फ्रॉम बी टू ए। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चीनी है और यहाँ पे कम चीनी है, राइट। नेचर ऑलवेज प्रेफर्स बैलेंसिंग, बैलेंस होना चाहिए दोनों में। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चीनी तो ये मूव नहीं कर सकते, वाटर को मूव कर सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे ज्यादा पानी है और चीनी कम है और यहाँ पे ज्यादा चीनी है और पानी कम है, तो ये वाला जो पानी है ये पानी का मूवमेंट होगा फ्रॉम बी टू ए, जिससे ये जो पानी यहाँ पे मूव होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा और ये भी बैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस हो जाता है बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस हमेशा ध्यान में रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाला चीज फिनोमेना बराबर है, ये आप थियोरी बेस्ड पढ़ लोगे, डेफिनेशन पढ़ लोगे, बट जब आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि मूवमेंट बताइए, ऐसा कोई केस बता देंगे तो फिर आप ब्लैंक हो जाओगे, जैसे अभी ब्लैंक हो गए। तो ऐसे ब्लैंक नहीं होना है हमें, हमेशा ध्यान में रखना है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले में आप लोग पानी डाल दो, बस इतना याद रखो, जहां पे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे आप पानी डाल दो, तो उस तरीके का मूवमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इज दिस अंडरस्टूड? चलो एक और थोड़ा सा और अजीब वाला केस। ये तीन केसेस मैंने बनाए हैं, ये तीन केसेस के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा वाटर फ्लो मतलब ऑस्मोसिस का फ्लो बता दीजिए। ऑप्शंस दे देती हूँ, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा।
सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे दिख रहा है पानी, सबसे ज्यादा किस में है? वेरी गुड सात्विक, बहुत ही बढ़िया। देखो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा ट्रिकी था, कॉम्पिटेंसी ज्यादा था इसमें। तो जो देखो सी सबसे ज्यादा डाइल्यूट है, सबसे कम चीनी है इसमें, तो इसका पानी यूटिलाइज होगा सबसे पहले। एंड बी में बहुत ज्यादा चीनी है, राइट, तो इसका तो पानी यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि चीनी ज्यादा है, पानी बहुत कम है, इसमें सबसे ज्यादा पानी है, तो ये वाला पानी इसमें चला जाएगा, ये वाला पानी इसमें चला जाएगा, राइट। तो सी टू ए टू बी, आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन सी। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी आप ऐसा मूवमेंट वाला ऑप्शन कोई आया तो आप कर पाओगे ना ऐसा क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे आपके एक्सरसाइजेस में भी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज पोटैटो चीनी, उसमें है पोटैटो एंड शुगर सोल्यूशन के बारे में, तो वो क्वेश्चंस ही है ऐसे वाले, दैट इज मूवमेंट वाले। तो अभी आपको आना चाहिए कि जब भी ऑस्मोसिस के रिलेटेड क्वेश्चंस आए, ये हो गई ऑस्मोसिस की बात। अब बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन यानी क्या? डिफ्यूजन में भी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, बट इसमें कैसा एक सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपको रिक्वायर्ड है। ये सेमी परमिएबल भी कहा जाता है इसको, सिलेक्टिवली परमिएबल को सेमी परमिएबल भी कहा जाता है। तो जैसे ऑस्मोसिस में आपको एक मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है फॉर दिस फ्लो टू हैपन, फॉर दिस मूवमेंट टू हैपन, आपको डिफ्यूजन करते वक्त कोई भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां पे भी सेम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर कैसे होगा? अगर मैंने कोई सॉलिड ले लिया या लिक्विड ले लिया और फिर मैंने वो चीनी पानी वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने ऑस्मोसिस में किया सेम इसमें किया, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट। तो जब डिफ्यूजन की हम बात करें, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि हम इसको स्पेसिफाई करें कि वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस। तो यहाँ पे ज्यादातर की देखा जाता है गैस का मूवमेंट, क्योंकि गैस के मूवमेंट के लिए कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो उस रूम तक भी पहुंच जाएंगे तुरंत, तो इसका कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ी? नहीं जरूर पड़ी, राइट। अगर यहाँ पे दीवार भी होगी ना और थोड़ा सा कमरे में थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो भी वो वहां पे घुस के चला जाएगा, वो जो पार्टिकल्स रहेंगे। सो दिस डज नॉट रिक्वायर एनी मेम्ब्रेन फॉर द मूवमेंट टू हैपन। तो ये मेजोरिटी देखा जाता है गैस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के बारे में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट। तो वहां पे आप डिफ्यूजन का वर्ड यूज करोगे, तभी ऑस्मोसिस यूज नहीं करोगे। ऑस्मोसिस कब यूज करेंगे? जब पानी का मूवमेंट हो रहा है, लिक्विड का मूवमेंट हो रहा है, बट गैस का मूवमेंट होता है तो ज्यादातर की डिफ्यूजन ही देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा से जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारे जैसा। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस जो भी गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो डिफ्यूजन से हो रहा है। हमारे पास भी जो सेल्स है उसमें भी जो लेन देन हो रहा है गैसेस मॉलिक्यूल्स का, वो भी डिफ्यूजन से होता है। तो डिफ्यूजन से क्या होता है? ज्यादातर की गैस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, राइट। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आप परफ्यूम वाला ले सकते हो। परफ्यूम यहाँ पे लगाया तो भी वो नेक्स्ट तक चला जाएगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को कोई भी मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। ऑल्सो इट फॉलोज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे परफ्यूम लगाए तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। उस रूम में किसी ने परफ्यूम नहीं लगाया तो वहां पे जीरो या तो लो रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ? हाई से लो गया, लो से हाई आया क्या? नहीं,
हाई से लो जाता है, यहाँ पे भी हाई से लो ही जाता है, बट कोई मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। क्या ये अंडरस्टूड है सभी को? यस, क्या ये अंडरस्टूड है? यहाँ तक हमने सारी चीजें कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3 केसेस देखेंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। Something similar to this happens in cell. For example, some substances like carbon dioxide, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, right? अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो सेल से बाहर निकालना होता है, वो सेल के अंदर हम नहीं रख सकते। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर टू दिस इनसाइड। एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड, यहाँ पे आपका मूवमेंट देखा जाएगा। कौन सा मूवमेंट होगा इसमें? डिफ्यूजन होगा कि ऑस्मोसिस होगा? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। इस केस में जो सेल में ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, सेल में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है? यहाँ पे मैंने सेल बनाया, सेल को गैसेस का एक्सचेंज करना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाना चाहता है, ऑक्सीजन अंदर आना चाहता है, तो डिफ्यूजन होगा कि ऑस्मोसिस होगा? यहाँ पर वेरी गुड, डिफ्यूजन होगा। तो वही लिखा है अपने टेक्स्ट बुक में, सेल में जो भी गैस का एक्सचेंज होता है ये होता है थ्रू डिफ्यूजन, नॉट ऑस्मोसिस। जरूरी नहीं है कि वाटर डिफ्यूजन नहीं करेगा, वाटर भी डिफ्यूजन करता है, पर फिर वो ज्यादा प्रेफर करता है ऑस्मोसिस। जैसे यहाँ पे हमने रेजिन का एग्जाम्पल, आपने रेजिन का एग्जाम्पल देखा होगा। किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं, जब हम किशमिश को पानी में डालते हैं, ओवरनाइट सोक करेंगे तो नेक्स्ट डे वो स्वेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो भी सेल्स से बने हैं और सभी सेल्स के पास वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी, जिससे ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस से फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज हाइपोटोनिक, व्हाट इज हाइपरटोनिक एंड व्हाट इज आइसोटोनिक। किसमें स्वेलिंग होता है, किसमें श्रिंकेज होता है एंड किसमें कुछ भी नहीं होता। वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑल्सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस भी नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है। इज दिस अंडरस्टूड? आज जो भी हमने चीजें पढ़ी, इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? सभी को सब कुछ समझ में आया? तो एंड करें हम इस सेशन को, आज एंड करें। अगर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो एंड करें बच्चों। यस, ओके, चलिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। दिस इज अ कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।